Hello everyone, this is Prem Sodani coming up with the next round of our quiz session, and in this session we generally discuss some of the very important current affairs in terms of question and answers, right? So let's get started with 20 seconds current affairs. This is the question number 1. This talks about the gharials. Consider the following statements. It is listed as endangered in the IUCN Red List of species. The second statement is they are the only living crocodile with visible sexual dimorphism, right? So this is not true because they are critically endangered and not endangered. I'll tell you about this one also. And the second thing is, yes, they are the only, the crocodile those show this sexual dimorphism. मतलब क्या होता है sexual dimorphism का मतलब आप मेल एंड फीमेल कैन इजीली बी डिफरेंशिएटेड जस्ट बाय सीइंग देम, ठीक है? आप आराम से पहचान सकते हैं कि मेल कैसा है, दिखने में ही आपको लग जाएगा कि ये मेल है ये फीमेल है, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. एंड जब IUCN की क्राइटेरिया की बात करते हैं हम, सो इट हैज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड बियॉन्ड दैट क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर कोई है स्पीशी तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है? वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट परमानेंटली. क्रिटिकली एंडेंजर्ड से जस्ट नीचे होता है आपका एंडेंजर्ड एंड देन होता है आपका वल्नरेबल, ठीक है? एंड इसके नीचे जो होता है that is near threatened and least concerned, ठीक है? तो if a species is here least concerned means थोड़ा कम है उसकी टेंशन. जब वो near threatened आती है means now this species can be moved to vulnerable, endangered and critically endangered criteria. अब इन क्राइटेरिया की अगर बात करें हम तो the criteria is critically endangered means 90% of their species have been vanished in last 10 years. 90% पॉपुलेशन इनकी खत्म हो चुकी है लास्ट 10 ईयर में. एंडेंजर्ड जो होते हैं 70% ऑफ द पॉपुलेशन हैव बीन वेनिस्ड 10 ईयर में. एंड जो वल्नरेबल होते हैं दैट इज 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है इनकी खत्म हो चुकी है पिछले 10 साल में. अलॉन्ग विद दीज थिंग्स, जैसे यहाँ पे हैं 50 इंडिविजुअल्स, मैच्योर इंडिविजुअल्स जो हैं वो बचे हैं, सिर्फ 50 ही बचे हैं. अगर 250 से नीचे बचते हैं तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जाएगा. 250 है दैट इज एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल मतलब 10,000 है अभी बट दे कैन बी रिड्यूस और कम होते जा रहे हैं और वो आगे पहुंचते जाएंगे स्पीसीज, ठीक है? तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ IUCN's रेड लिस्ट, ठीक है? 90% पॉपुलेशन खत्म, 70% खत्म, 50% खत्म, 50 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट, 250 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट एंड 10,000 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट, ठीक है? तो ध्यान रखना दिस घड़ियाल इज इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है IUCN के कैटेगराइजेशन में. इसके साथ जो भी ऐसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं वो जनरली उनको बहुत सारा प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है. फॉर एग्जांपल अगर साइट्स कन्वेंशन की बात करें, दैट इज कन्वेंशन ऑन दीज स्पीसीज जो कि एंडेंजर्ड है, तो उसमें अपेंडिक्स 1 जहां पे मैक्सिमम कॉपरेशन होता है टू कंजर्व देम, ठीक है? उनका जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करने के लिए मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है अंडर दिस साइट्स, अंडर दिस अपेंडिक्स 1, ठीक है? एंड जो हमारा WPA होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उसमें होता है आपका शेड्यूल्स एंड शेड्यूल 1 to 6 होते हैं. शेड्यूल 1 प्रोवाइड्स काइंड ऑफ एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन. अगर इनसे रिलेटेड आप कुछ भी ट्रेड करते हैं या फिर हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, दैट विल बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है? विद इम्प्रिजनमेंट आपको जेल हो जाएगी. सो दिस कम्स अंडर शेड्यूल 1, दैट मीन्स एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है. तो रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स अबाउट दिस घड़ियाल. द फर्स्ट थिंग इज घड़ियाल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. दूसरा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो शो करता है, मींस मेल एंड फीमेल को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय जस्ट सीइंग देम. मैं आपको दिखाऊंगा कैसे. एंड देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मैंने आपको बताया. देन रिमेंबर दिस वन ऑल्सो, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं, सो यू विल क्लियरली आइडेंटिफाई दिस वन. अगर आप मेल देखेंगे तो यहां पे एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, दैट इज अ काइंड ऑफ स्नाउट, ठीक है? नोज के ऊपर that resembles like a पोर्ट, जैसे आपके घड़ा बोलते हैं हम पोर्ट को, तो इसीलिए ये घड़ियाल को आप आराम से पहचान सकते हैं, दैट इज मेल, ठीक है? दिस इज फीमेल, तो दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, आप देख के पता लगा सकते हैं. तो दिस इज अबाउट द घड़ियाल. द सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट द घड़ियाल. This is with reference to Bias Conservation Reserve. Consider the following statement. The reserve hosts the only non-population in India of endangered Indus River dolphin. ठीक है? इसके बाद है the reserve is located in Himachal Pradesh and the third is
recently the critically endangered gharials has been successfully introduced in the Beas river where it had become extinct half a century ago। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है। आपको अगर बियास कंजर्वेशन रिजर्व की लोकेशन पता है, दैट इज इन पंजाब। ठीक है, जस्ट बाय दिस अगर आपको लोकेशन पता है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, मींस सेकंड को आप एलिमिनेट कर दीजिए। The 1 and 2 is eliminated, 2 and 3 is eliminated. You are left with only 2 options now. ठीक है, अब देखिए, The river hosts the only पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो इंडस रिवर डॉल्फिन है उसकी पॉपुलेशन सिर्फ पंजाब में है। थोड़ा सा अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो इंडस रिवर जो है पाकिस्तान की तरफ जाती है, राइट। एंड बियास जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर सिस्टम की ही एक हिस्सा है। एंड जो बियास रिवर है वो आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसी में आपकी जो है इंडस डॉल्फिन भी पाई जाती है। ठीक है, तो इंडस डॉल्फिन पंजाब में भी है बट इंडिया में भी है, एंड दैट इज इन बियास। ठीक है, तो बियास कंजर्वेशन रिजर्व इज इन पंजाब। रिमेंबर दिस वन, दिस होस्ट द ओनली पॉपुलेशन ऑफ इंडस डॉल्फिन। अगर इंडस डॉल्फिन की आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे कई तरह की डॉल्फिन है, जैसे आपने पढ़ा होगा गैंगेटिक डॉल्फिन, आपने पढ़ा होगा इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, ये जो इंडस डॉल्फिन है ये यहाँ पे ही पाई जाती है बियास में। अच्छा, इसके बाद इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडस डॉल्फिन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दिस इज एंडेंजर्ड स्पीसी। ठीक है, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द एंडेंजर्ड जो क्राइटेरिया होता है, दैट मींस 70% पॉपुलेशन इनकी खत्म हो चुकी है एंड लेस देन 250 इंडिविजुअल्स जो हैं वो यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, 250 इंडिविजुअल्स ही बचे हैं। एंड इसके बारे में भी अगर आप प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो साइट्स, जस्ट हमने बात करी तो साइट्स में इसको भी अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है, दैट इज जो ट्रेड रेगुलेट करते हैं उसमें अपेंडिक्स 1 में है, प्लस WPA उसमें भी ये शेड्यूल 1 में आती है। तो ध्यान रखना, जो WPA होते हैं, साइट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं, स्पेशली जो एंडेंजर्ड होती हैं या फिर दोज हु आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दे आर जनरली प्रोवाइडेड विद द काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ द प्रोटेक्शन। शेड्यूल 1 में होना, अपेंडिक्स 1 में होना, तो ये जनरली होता है। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ध्यान रखना ये एंडेंजर्ड है, जबकि घड़ियाल जो था वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था। अदरवाइज द सेम प्रोटेक्शन इज देयर अंडर साइट्स एंड WPA। ओके, अच्छा, इसके ऊपर भी हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोग्राम था टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ टाइगर्स। सेम वे हमने प्रोजेक्ट जो है ये इंडस डॉल्फिन के ऊपर भी बनाया था इन 2020। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तो ये भी याद रख सकते हैं। एंड यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्रिटिकली जो एंडेंजर्ड घड़ियाल थे 1960s में ये पंजाब में हमारे यहाँ पे गायब हो चुके थे बिल्कुल। इनको फिर हमने री इंट्रोड्यूस किया इन 2017 एंड 94 जो घड़ियाल्स हैं वापस हमने इंट्रोड्यूस किए थे। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, रिमेंबर दिस वन। सो थर्ड ट्रू है, तो थर्ड आपका ट्रू है, तो 1 आपका ट्रू है, दैट इज 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन। 3 ओनली हटा दीजिए आप, 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द घड़ियाल्स एंड आपकी जो डॉल्फिन है इंडस डॉल्फिन, अलोंग विद दैट बियास कंजर्वेशन रिजर्व। एक और चीज आप याद कर सकते हैं, दिस वाज आल्सो डिक्लेयर रामसर साइट इन 2020। ठीक है, ये एक रामसर साइट भी है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड फॉर अफगानिस्तान वाज सेटअप। ठीक है, किसने सेटअप किया, दिस इज द क्वेश्चन। द ऑप्शंस आर इंडिया, सेंट्रल एशिया डायलॉग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो तो अफगान की जो कंडीशन है, अफगान वाज कैप्चर्ड बाय द तालिबानी रिजाइम, आपको रेजिम पता होगा आपको। सो अफगान के ऊपर जो है अभी 2 डायलॉग साइमल्टेनियसली चल रहे थे। एक था सेंट्रल एशियन डायलॉग, ठीक है, जो इंडिया भी पार्ट ले रहा था इसमें, है ना, इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया था। एंड द सेकंड वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, दैट इज OIC। तो OIC ने इसके लिए प्रोविजन निकाला है, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट जो है फंड फॉर अफगानी पीपल। ठीक है, अब OIC के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच केम अप इन 1969। ठीक है, एंड रबत करके एक सिटी है ऑफ मोरक्को, वहां पे ये फॉर्म हुआ था, बट इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेदा ऑफ सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। सो इसका जो आप कंट्रीज देखेंगे तो देयर आर टोटल 57 कंट्रीज एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर UN। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
इसके बाद अगर आप इसका देखोगे एम, तो एम यही है कि टू रिप्रेजेंट द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनका ये पूरा ग्रुप बना हुआ है। तो रिसेंटली इन द मीटिंग ऑफ दिस ओआईसी जो सेशन हुआ था इनका, उसी में ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फॉर अफगानिस्तान जो है उस पर बात हुई है। अगर सेंट्रल एशियन डायलॉग की बात करें तो यस्टरडे ओनली वी डिस्कस्ड अबाउट दिस वन, कि इसमें जो कंट्रीज आई थी इन्होंने बात किया था कि अफगान जो गवर्नमेंट है दैट शुड वर्क इन फेवर ऑफ द अफगानी पीपल। सेकेंडली जो ट्रैफिकिंग है वहां पे, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो चाहे आर्म्स ट्रैफिकिंग, दैट शुड बी एंडेड। तो इस तरह के प्रोविजंस जो है यहाँ पे डिस्कस किए गए थे इन सेंट्रल एशियन डायलॉग। एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है यहाँ पे भी बात की गई थी। बट रिमेंबर दिस ट्रस्ट फंड इज डेवलप्ड अंडर दिस सेशन ऑफ ओआईसी। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड फॉर अफगानिस्तान। Coming to the next question that is also related to the Afghanistan, ki which of the countries share border with the Afghanistan? So this is important because Afghanistan was highly in news, so you should know whichever the countries are there which shares the border with the Afghanistan. तो इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जस्ट यहाँ पे तजिकिस्तान, ठीक है, ताज, ठीक है, काइंड ऑफ क्राउन, एंड जस्ट इसके ऊपर है किर्गिस्तान। बस अगर आप ये जानते हैं तो किर्गिस्तान इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द अफगान, ठीक है। इफ यू नो दिस थिंग ओनली देन यू कैन एलिमिनेट ऑल योर ऑप्शन। सी किर्गिस्तान नॉट इन डायरेक्ट टच, सी किर्गिस्तान दैट इज ऑल्सो नॉट इन टच, दिस इज किर्गिस्तान, तो ये कॉन्टेक्ट में नहीं है। बाकी आप जानते हैं नहीं जानते हैं, बट इफ यू नो अबाउट द किर्गिस्तान यू कैन एलिमिनेट दीज 3 ऑप्शंस, राइट। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दैट इज तजिकिस्तान जो डायरेक्ट शेयर करता है। देन आपका तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी यहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान भी यहाँ पे है। लेट मी शो यू थ्रू द मैप, दैट इज द मैप। अगर आप देखेंगे तो दिस इज सी, दिस इज अफगानिस्तान, इसके जस्ट ऊपर है तजिकिस्तान, एंड दिस इज द किर्गिस्तान जो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता विद अफगानिस्तान। इफ यू नो दिस वन आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, किर्गिस्तान को हटा दीजिए, दैट इज 1 के साथ ही आप बचेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद दिस इज द उज्बेक, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया ऑल्सो शेयर्स द बॉर्डर, चाइना, ठीक है, एंड दिस इज ईरान। दीज आर द बॉर्डर्स जो शेयर करती हैं कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ। ओके, सो द आंसर वुड बी 1 ओनली। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विद रेफरेंस टू किलर रोबोट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने इनको ये जो किलर रोबोट है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट अ कन्वेंशन दैट वाज यूएन कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन ऑन कन्वेंशनल वेपन्स, ठीक है। ये एक कन्वेंशन थी दैट केम इन 1980, ठीक है, फोर्स में 83 में आती है, बट दिस इज द कन्वेंशन ऑफ 1980। रिमेंबर 125 कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसको साइन कर रखा है, एंड इंडिया ऑल्सो रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन का एम क्या है? द एम ऑफ दिस कन्वेंशन इज टू प्रोहिबिट और टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ जो ऐसे वेपन्स हैं जिनका इनडिस्क्रिमिनेट इफेक्ट है, या फिर बहुत ही ज्यादा मास या फिर लेथल वेपन्स हैं जो बहुत बड़ा मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो उन सारे वेपन्स पे प्रोहिबिशन एंड थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाना, दैट इज द एम ऑफ दिस कन्वेंशन, ठीक है। ऑल्सो नॉन एज, इसी कन्वेंशन को बोलते हैं इनह्यूमन वेपन कन्वेंशन, यानी समझ रहे ना, ह्यूमन नहीं है, बहुत ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट इफेक्ट है जो वेपन्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके ऊपर प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए दिस कन्वेंशन इज देयर। नाउ क्यों न्यूज में है? बिकॉज रिसेंटली एक सेशन हुआ था, उसमें कहा गया था कि जैसे रोबोट्स होते हैं, आपने देखा होगा मूवी टर्मिनेटर टाइप की मूवी, उसमें रोबोट्स जो हैं, रोबोट सोल्जर्स या किलर रोबोट्स होते हैं, एंड दे आर सेंट टू द वॉर रूम्स, ठीक है। इंस्टीड ऑफ सोल्जर्स ये रोबोट्स अगर आप भेजेंगे, एंड दीज रोबोट्स हैव ऑल द कंट्रोल मैकेनिज्म्स, जो उनका खुद का डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो उनके पास है, मींस ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे मान लीजिए वो वॉर रूम में गए, बट हाउ दे आर गोइंग टू डिफरेंशिएट कि कोई सरेंडर करना चाह रहा है या अटैक करना चाह रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। सो एथिकल एंगल इन्वॉल्व है, और यहां पे रोबोट जो है उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कोई सरेंडर करने आ रहा है तो भी उसको शूट डाउन किया जा सकता है। कैसे वो चाइल्ड को जो है, एक बच्चा हो वहां पे, उसको अटैक नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट द श्योरिटी। सो बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमनली कंट्रोल्ड, सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो दिस इज द एंगल जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है या एथिकल एंगल है जो इनके साथ एसोसिएटेड है। इसकी वजह से ही इस किलर रोबोट्स को भी इस कन्वेंशन के अंडर लाने की बात चल रही थी। बट
यूएस जो है उसने मना किया, उन्होंने कहा कि वी ऑलरेडी हैव सम अदर लीगल मैकेनिज्म्स इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस अंडर द कन्वेंशन, दिस कन्वेंशन हमारे पास कुछ और कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं टू रेगुलेट दीज एडवांस्ड वेपन, कोड ऑफ कंडक्ट दोज विच आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएस एंड इंडिया ने भी बोला कि अदर मैकेनिज्म्स आर ऑलवेज देयर कि जिनके अंडर इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज द न्यूज। अब आप स्टेटमेंट देखिए, दीज आर फुली ऑटोनोमस वेपन्स दैट वुड बी एबल टू सेलेक्ट एंड एंगेज टारगेट्स विदाउट मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल। दैट इज ट्रू, मीनिंगफुल कंट्रोल है ही नहीं ह्यूमन का, दैट इज ट्रू, ठीक है, दिस इज द किलर रोबोट। द सेकेंड इज इंडिया, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर नेगोशिएटिंग अ न्यू लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, नॉट लीगली बाइंडिंग, ध्यान रखिए, ये बोल रहे हैं कि नॉन लीगल कोई मतलब बाइंडिंग नहीं हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है टू रेगुलेट दीज किलर रोबोट। सो दिस इज नॉट ट्रू, आपको आइडेंटिफाई करना था करेक्ट वन, सो वन ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिस कन्वेंशन दैट इज यूएन कन्वेंशन ऑन conventional weapon that is signed in 1980 that came into effect in 83 and India is also the member of this one, India ने भी ratify कर रखी है। there are total 125 members। मैंने आपको aim बताया, that is to restrict or prohibit the use of the weapons which are having the indiscriminate effect, ठीक है। तो ये सारा इस convention के बारे में। next question पे अगर चलें तो that is with reference to बीज ग्राम योजना, ठीक है, seed village concept है ये, ध्यान रखना, seed village concept। सो इसके बारे में आपको पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट एम्स टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ फार्मर्स सेव्ड सीड्स, ठीक है। द सेकंड इज फाइनेंशियल असिस्टेंस इज आल्सो प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स पर हेक्टेयर जो होगा दैट इज 50% फॉर सीरियल्स, ठीक है, सर्टिफाइड सीरियल क्रॉप्स एंड 60% फॉर पल्सेस, ऑयल सीड, फोडर एंड ग्रीन मैन्योर, ठीक है। तो अगर सीड विलेज कॉन्सेप्ट की बात करें तो दैट वाज लॉन्च्ड इन 2014 एंड 15। एम क्या था? अब आप अगर इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज जो हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेट है, रिप्लेसमेंट रेट दैट इज नॉट अप टू द मार्क, मतलब कम है। यानी कि ये होती क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग फार्मर के जो पुरानी टेक्निक के सीड हैं उनकी बजाय सर्टिफाइड सीड अगर हम यूज करेंगे, मीन्स हम उनको पुराने सीड्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं सर्टिफाइड सीड से, तो इसको हम बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो वो हमारी रेट है वो कम है, यानी सर्टिफाइड जो सीड्स हैं वो कम एरिया में लगा रहे हैं हम, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सीड रिप्लेसमेंट रेट को बढ़ाने के लिए वी केम अप विद दिस इनिशिएटिव दैट इज सीड विलेज प्रोग्राम, ठीक है, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2014 एंड 15। नाउ द एम इज, एम क्या है? सेल्फ सफिशिएंट बनाना टू द फार्मर्स, सेल्फ सफिशिएंट फार्मर्स इन द मैटर्स ऑफ सीड, ठीक है। अब सीड उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया, लेकिन उसके साथ क्वालिटी सीड भी बनाने हैं, दैट इज ऑल्सो द एम विद क्वालिटी सीड्स, ठीक है, क्वालिटी सीड्स। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए फार्मर्स को हम ट्रेन करेंगे, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, एंड दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। 50% हम उनको देंगे इंसेंटिव्स इन केस ऑफ सीरियल प्रोडक्शन, सीरियल जो क्रॉप्स होती हैं, एंड 60% फॉर द पल्सेस, ऑयल सीड, इनके लिए हम उनको इंसेंटिव देंगे, सो दैट वो ऑयल्स, ये जो सीड्स हैं उनके प्रोडक्शन में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इनके जो सीड हैं वो इंप्रूव होंगे, प्लस इनके पास खुद का एक्सपीरियंस होगा कि हमने खुद ने तैयार किया है, सो द ट्रस्ट वुड ऑल्सो बी देयर, जिसके चलते वो यूज भी करेंगे, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू इंप्रूव आवर प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ दीज क्वालिटी सीड्स। अब इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, इसमें दो चीजें होंगी, पहला सीड प्रोडक्शन होगा, एंड देन आपका सीड प्रोडक्शन के बाद उसको आपको क्या करना होगा? प्रोसेस भी करना होगा। तो सीड जो प्रोसेसिंग है वो भी यहां पे इक्वली अवेलेबल होगी, ठीक है। तो दिस विल बी इंप्लीमेंटेड इन दिस मैनर, दैट इज सीड प्रोडक्शन अलोंग विद सीड प्रोसेसिंग, ठीक है, ताकि आपका जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बढ़ सके, जो हमारा एम है डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022, उसको हम अचीव कर सकें। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ टुडे, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इनिशिएटिव। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इनिशिएटिव। That covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.